क्या हाल है बेटे? ठीक हो? खैरियत ना लो? ठीक हो? नहीं मैम, सॉरी हमारी नहीं आपके पहली बात तो ये है कि उनके हलफ की तकरीब हो गई है। अभी हम लोग पहुंचे हैं, लेट हो गए हैं। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है। बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता है। नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ये सच है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज कुछ ऐसा ही हुआ है। 3 दिन पहले वो ऐवान जिसकी हुकूमत की तर्जुमान फिरदौस आशिक ऐवान थी, आज उसी ऐवान के दरवाजे पर उन्हें रोक लिया गया। 3 दिन पहले तक जिसका बयान पंजाब की हुकूमत का बयान समझा जाता था, आज वज़ीर आला पंजाब की वही साबिक मावन खुसूसी बराए इत्तलात जब पंजाब असेंबली के दरवाजे पर पहुंची तो उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। तहरीक इंसाफ के MPA एहसन सलीम बरियार की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए आने वाली फिरदौस आशिक ऐवान पंजाब असेंबली के दरवाजे पर हैरान और परेशान खड़ी थी। मेहमानों की लिस्ट में उनका नाम तो था, मगर उसे काट दिया गया था। लिस्ट से नाम किसने काटा, क्यों काटा, कोई ना जान सका। असेंबली में दाखिल होने के लिए किस मेहमान को इजाज़त देनी है और किसका दाखिला बंद करना है, ये स्पीकर पंजाब असेंबली का इस्तेहकाक है। फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि पंजाब असेंबली में दाखिले से रोकने का मामला हमारे घर का है और इस पर घर में ही बात करूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि फिरदौस आशिक ऐवान को अपनी ही जमात में ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। 2019 में फवाद चौधरी को हटाकर उन्हें मुशीर इत्तलात और नशरियात बनाया गया और फिर उस ओहदे से हटा दिया गया। एक गैर मुंतखब रुकन से इस्तीफा लेने के फैसले को तहरीक इंसाफ के कई अरकान ने मुस्बत तब्दीली करार दिया था। नवंबर 2020 में पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को हटाए जाने के बाद फिरदौस आशिक ऐवान को दोबारा चांस दिया गया। जो पहले वजीर आजम की मामले खुसूसी थी, उन्हें वजीर आला पंजाब की मामले खुसूसी बना दिया गया, मगर इस बार भी बात कुछ बन ना पाई और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। फिरदौस आशिक ऐवान तहरीक इंसाफ में आने से पहले पीपल्स पार्टी में थी, जहां वो पहले बहबूद आबादी की वजीर रही और फिर वजीर इत्तलात बना दिया गया, जिसका अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जिसके बाद उन्होंने पार्टी तो बदल ली, लेकिन पार्टी बदलने से भी किस्मत नहीं बदली। अपनी पार्टी के दिफा में फिरदौस आशिक ऐवान ने वो सब कुछ किया जो कोई नहीं कर सका। सियासी हरीफ ना उनके जुमलों से बच पाए और ना ही उनके जोरे बाजू से। आज वही हरीफ साबिक वजीर इत्तलात से हमदर्दी कर रहे थे और कुछ ने तंज के तीर भी चलाए। ऐसे सलूक पर कुछ ने तो उन्हें किसी और जमात में जाने का मशवरा भी दिया। आज के इस वाक़े से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई आज फिरदौस आशिक ऐवान को टारगेट किया गया? क्या चौधरी परवेज इलाही के अहकामात पर साबिक वजीर इत्तलात को असेंबली में दाखिले से रोका गया? जो कुछ आज फिरदौस आशिक ऐवान के साथ हुआ, क्या उनके साथ ऐसा सलूक जायज़ है या नाजायज़ है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिरदौस आशिक ऐवान का इस्तीफा और उसके बाद आज उन्हें पंजाब असेंबली में जाने से रोक दिया गया। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मियां असलम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम साहब, ये सबसे पहले बताइएगा कि फिरदौस आशिक ऐवान साहबा को आज अंदर जाने से रोक दिया गया, नाम उनका लिस्ट के अंदर मौजूद था, ये हुआ क्या है सब कुछ पंजाब असेंबली के बाहर? ये मंसूर भाई, फिरदौस आशिक ऐवान पे वैसे ही जो है ना आजकल बुरा वक्त चल रहा है। एक तरफ वो मुआविन खुसूसी की ओहदे से जो है वो ओहदा उनसे चला गया और उसके बाद जो है वो आज जो सूरत हाल हुई, मेरे जाती ख्याल में ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर हो गई है तो इसकी 2-3 मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स हैं। उसमें सबसे पहले तो एक तहरीक इस्तेहकाक बिल मंजूर किया था पंजाब असेंबली ने, जिसमें सहाफियों को जो है वो सजा देने की एक शिक शामिल थी, जिस पर सहाफी तंजीमों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था और उस पर फिरदौस आशिक ऐवान ने जो है वो बड़ा खुलकर कहा था कि इस बिल पर जो है वो उनसे या पंजाब हुकूमत से मशावरत नहीं की गई मंजूर करवाने में। तो एक तासुर ये भी है कि उस बिल के बाइस जो है वो उनकी ओपन स्टेटमेंट पर जो है वो कुछ हल्के जो थे वो उनसे नाराज थे, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह का इकदाम जो है वो हुआ। जबकि दूसरी जानिब जो सलीम बुजदार हैं, सलीम बरियार जो हैं, उनका बेटा जो सियालकोट से इलेक्शन लड़े, सलीम बरियार साहब मुस्लिम लीग काफ के
अहम रुकन रहे हैं और उनकी बड़ी जिद्दोजहद है मुस्लिम लीग काफ में। अगर उनका बेटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े और उसके बाद जीत भी जाए तो बेशक इत्तेहादी हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इसमें फरदौस आशिक अवान का भी किरदार था, क्योंकि उसी हल्के में MNA की सीट पर ये इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो इस तरह जो है वो मामलात खराब होते गए और आज बात यहाँ तक पहुंच गई कि उन्हें जो है वो दरवाजे के ऊपर जो है वो रोक लिया। अगरचे उस बारे में वो खुद ये कहती हैं कि क्योंकि पंजाब असम्बली का इजलास भी खत्म हो चुका था और साथ ही जो है वो उनकी हलफ बर्दारी भी हो चुकी थी कि फरदौस आशिक अवान रश में फंस गई थी ट्रैफिक में, जिसके बायस वो ताखीर का शिकार हुई। इस वजाहत को भी मान लिया जाए तो फिर भी मेरे ख्याल में जो है वो असम्बली के अंदर जाने पर जो है वो नहीं रोका जाना चाहिए था और उन्हें जो है वो इजाजत होनी चाहिए थी। नहीं तो असद साहब, आपकी जो बात सुनी है उससे मुझे तो तासुर ये मिल रहा है कि ये गालिबन इसका इस्तेकाक तो स्पीकर पंजाब असम्बली यानी कि चौधरी परवेज इलाही साहब के पास होता है। तो अगर फिरदौस आशिक अवान का नाम उस लिस्ट में से काटा गया है तो ये पावर तो सिर्फ स्पीकर पंजाब असम्बली के पास है। बिल्कुल ये स्पीकर साहब के पास पार है, लेकिन जो मेरी जो स्पीकर पंजाब असम्बली से बात हुई है उन्होंने खुद इस पर जो है वो हैरानगी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि वो इस मामले को खुद जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इस तरह नहीं रोका जाना चाहिए था। जो परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि सियासत में जो है वो रवादारी होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए और इस तरह जो है वो हर एक का जो है वो असम्बली पे हक है, हर एक को आना चाहिए। तो वो खुद इस मामले को जो है वो लुक आफ्टर करेंगे और शायद 1-2 दिन तक रिजल्ट भी पता चल जाए कि किसके इमाम पर जो है वो रोका गया था और कौन इसमें जो है वो बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व था। लेकिन ये आपके पास उज़मा बुखारी बैठी है, ये आज काफी खुश थी और इन्होंने ट्वीट करके भी जो है फरदौस के जो है वो एंट्री बयान पर जो है वो काफी खुशी का इजहार किया था। मैं उनकी खुशी का सवाल तो मैं अभी उनसे अज़मा साहबा से मैं करूंगा कि वो क्यों इतनी खुश थी, लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब, सर इर्रिस्पेक्टिव के कौन इसका जिम्मेदार था कि उनका नाम जो है उस लिस्ट से निकाला गया और उनको नहीं अंदर जाने दिया गया, लेकिन सर ये आपका जो इन्फॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है, क्या वजह है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकते? बड़ा स्लिपरी किस्म का ग्राउंड लगता है यहाँ पे। जो भी आता है वो पहले फयाजुल हसन चौहान साहब आए, उनको हटा दिया गया, शहबाज गिल साहब थे वो हट गए, फिर फयाजुल हसन चौहान साहब आए, फिर वो हट गए, फिरदौस आशिक अवान साहब आई, फिर वो हट गई। ऐसी क्या बात है? इस सीट के ऊपर कोई बैठता क्यों नहीं है? इसकी क्या वजह है? मंसूर, बहुत शुक्रिया। मंसूर, ये बड़ी ही अहम पोस्ट होती है और हालात और वाक़यात के तहत कभी हुकूमत समझती है कि हमें कोई एक फास्ट ट्रैक पे खेलने वाला बंदा चाहिए और कभी आपको ज़रा मेलो डाउन होना पड़ता है। जब अपोजिशन आके तो हम पे तंदोतोज़ हमले करती है तो बहुत ज़्यादा जवाब देना पड़ता है और बाज़ औक़ात अपोजिशन का लबो लहजा आपको पता है उस तरह का होता है कि फिर उस तरह का जवाब देना पड़ जाता है। तो अब हम समझते हैं कि अब PTI का स्मूथ सेलिंग है और अब हमने ज़्यादा फोकस करना है कि हम जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो डिलीवर हो जाएं और अपोजिशन तो बिल्कुल तितर बितर हो चुकी है। लिहाजा अब हमें ऐसा बंदा चाहिए जो उस तरह खेले। तो ये सिचुएशन के मुताबिक होता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी MNA कोई भी MPA वो ये ओहदा ले सकता है, और लेकिन ये प्रोरोगेटिव होता है, इस्तेकाक होता है जो आपका लीडर ऑफ द हाउस हो, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस या पार्टी का जो सरबराह होता है। तो ये इसलिए बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। और फिर हमारी पहली दफ़ा पार्टी हुकूमत में आई है, बहुत सारे लोगों के बारे में तवक्कुआत होती हैं और वो तवक्कुआत कभी पूरी नहीं उतरती, या कोई और लोग होते हैं जिनको ट्राई करना चाहते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से वो डिलीवर करें। लिहाजा कुछ तो सिचुएशन बदलती रहती है और कुछ लीडरशिप का अपना फैसला होता है। अब उस पर हम क्या कर सकते हैं? ये PTI का या गवर्नमेंट का इंटरनल मामला है। नहीं, इंटरनल मामला नहीं है ना सर, वो इसकी वजह ये कि आपने उनको एक ओहदा दिया है और यहाँ पे पहली बात तो ये कि आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि उनसे इस्तीफा लिया गया। ये बात तो क्लियर होगी कि उनको ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी। नहीं, उनसे ओहदा इस्तीफा अगर लिया गया है बिलफर्ज तो उस पर यह फर्ज कर लेना कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, ये तो मैंने ये पॉइंट नहीं किया। मैंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है कि कोई बेहतर आदमी उसकी जगह वो लाना चाह रहे हों, और जो आगे जो PTI गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो बड़े बड़े यानी हमने एक लिहाज से मारे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड्स दे रहे हैं, हमने पूरे पाकिस्तान का सिलेबस चेंज कर दिया, पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी जो बिल्कुल डूब रही थी कर्ज़ों में खसारों में, उसको निकाल दिया और एक उसको ट्रैक पे डाल दिया और पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। तो हमें शायद ज़्यादा डायनामिक बंदा चाहिए जो ज़रा प्रो डेवलपमेंट हो, ना कि वो प्रो यानी वो काउंटर टू ऑपोजिशन हो। बिकॉज हमें ऑपोजिशन ने बड़ा तंग किया पहले 3 साल, ये दरार या पार करेंगे, ये करेंगे, हटा दिया,
गिर गए, इधर गए, उधर गए, तो उस वक्त शायद हमें अपना हुकूमत की तरफ से ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव आदमी चाहिए थे। अब हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो उसको ज़्यादा स्टेबल तरीके से पीटीआई को जो है ना वो प्रोजेक्ट करें। अज़मा बुखारी साहबा, ये टू थर्ड मेजॉरिटी हमें मिले। ठीक है, अज़मा बुखारी साहबा, इनकी बातों से इस तरह लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को हम अब इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते कि हमें कोई किसी ऐसे शख्स की जरूरत हो कि वो ऑपोजिशन को काउंटर करे। अब हमने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है, ऑपोजिशन जो है हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुक्रिया मंसूर। पहले तो मुझे नहीं समझ में आया कि मियां असलम साहब ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं कतन उन छोटे ज़र्फ के लोगों में से नहीं हूं जो किसी की तकलीफ़ के ऊपर जो है या किसी की इंसल्ट के ऊपर खुश हो सकूं। मैंने अपनी तकलीफ़ का और दुख का इजहार किया, और बल्कि मैंने तो कभी फिरदौस आपा की जो है वो पब्लिकली तारीफ़ भी नहीं की। मैंने तो आज उनके जोड़े की भी तारीफ़ की, और मैंने कहा कि मुझे आज उनसे अलविदाई सेल्फी भी लेनी थी अगर वो जो है वो जा रही हैं। ये सिर्फ फिरदौस आशिक अवान नहीं है, आप दो नाम आप भूल गए बीच में अपने इंट्रो में। शमशाम बुखारी और मियां असलम इकबाल जो हैं वो भी इसके ऊपर तबाज़माई फरमा चुके हैं इतलात के महकमे के ऊपर। और लेकिन अब वो इमरान खान साहब और बुज़दार साहब का जो है वो ख्वाहिश ये होती है कि आप सूरज को जो है वो मगरिब से निकाल के दिखाएं, और आप जो है वो आप जो कबा सफ़ेद करके दिखाएं, तो वो मुमकिन नहीं होता। जो आपने किया है वही नजर आएगा। अभी जो जितनी डेवलपमेंट की बात की है अब्बासी साहब ने, बड़ी हैरत है और तकलीफ है कि अब्बासी साहब को आज पता चला कि आज चेयरमैन नेपरा ने क्या कहा है। उसने कहा है कि बिजली पे सब्सिडी वापस ली जा रही है, बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है और लोग तिलमिला उठेंगे। ये मेरे लफ्ज नहीं है, उनके लफ्ज हैं। उसके बाद जो अद्वियात की कीमत में आपने कल जो है वो 150% इजाफा किया है। इंसुलिन की कीमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1000 रुपए से ऊपर जा चुकी है। इसका इल्म है आपको? जो आपने बहुत तरक्की फरमा दी है उसके अंदर डॉलर की कीमत जो है, जो आपने कहा था बहुत बस नीचे आ जाएगी, देखिएगा आप क्या होगा, वो डॉलर की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही है, रुपया जो है वो रोज बरोज गिर रहा है। लेकिन ये सब इसको तरक्की कहते हैं। इनकी अब इस तरक्की को जो है इनको तरक्की साबित करनी है। वो कैसे साबित हो सकती है, ये मतलब एक क्वेश्चन है। अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ रही है, हमें जो है सलामती काउंसिल में कोई हम स्टेक होल्डर होते हैं, हमें बैठाता कोई नहीं, बुलाता कोई नहीं, लेकिन मतलब किसी की जून ही रेंग रही है और मुल्क तरक्की कर रहा है बहुत। आटा चीनी को मैं क्या रोऊं, उसको हर दफा रोते हैं कि आटा चीनी जो है उसकी कीमत नीचे नहीं आ रही। घी की कीमत में जो है वो 300 रुपए तक का एक इजाफा हो गया है। ये तमाम जो तरक्की की निशानियां इन्होंने छोड़ी है ना, उस तरक्की की निशानियों पे 2/3 मेजॉरिटी तो क्या मेरे भाई, आप अपने अपने हलकों में देखिए। आज अभी बल्कि मैंने देखा फरूख हबीब साहब के हलके में, जो अभी नए हमारे न्यूली अपॉइंटेड जो वजीर इत्तलात हैं, उनके हलके में जो है उनके वो प्लेकार्ड्स लेके जो है वो लोग उनको ढूंढ रहे हैं और जो है उनके तलाशी गुमशुदा के इश्तिहार दे रहे हैं पानी के अंदर खड़े होके। तो ये जो तरक्की आपने कराई है ना, जो ये आपके आसमानों पे, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे है, ये आम आदमी के साथ ये तरक्की क्या कर रही है, ये कभी आकर इसके ऊपर देखिए। हमें इस पे बात करनी चाहिए आज। हमें मंसूर इस पे फरदौसबाजी आई गई, वो कहीं और भी चली जाएंगी, वहां से आ जाएंगी। ये तो इनका म्यूजिकल चेयर चल रहा है, वो लगता है लगा रहेगा, उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना यह है कि अद्वियात की कीमत में, खासतौर पर जान बचाने वाली अद्वियात की कीमत में आपने जो 150% दोबारा इजाफा किया, पहले 600% किया था, 150 अब 750% जो आपने इजाफा कर दिया है अद्वियात का, इसका जवाब कौन देगा? कोरोना के अंदर ये इतने कारनामे हैं इनके कि कोरोना के पैसे खा जाते हैं, कोरोना के फंड के अंदर बेजाब्तियां करते हैं। फेडरल हुकूमत का वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट रोक ली। अभी ऑडिटर जनरल की नई रिपोर्ट के अंदर हर महकमे में चार्जशीट आई है बेजाब्तियों की और खाने पीने की। इस पे बात करनी चाहिए। फरदौसबाजी जो है वो अब ठीक है, उनके ऊपर फिर कभी बात हो जाएगी। नहीं, मेरा एक्चुअली मकसद तो ये था कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जितना इस पार्टी का और जितना इस हुकूमत का दिफा किया है और जितनी उनकी काविशें हैं, वो चाहे आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनकी बात से, वो या उनका तर्ज सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह उनके मेरे ख्याल में इट वॉज क्वाइट इंसल्टिंग टुडे। और मुझे अफसोस इस बात का ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स ने एक आवाज तक नहीं निकाली कि जी हमारी एक सीनियर मेंबर के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। सदाकत साहब, मैं आई वांट टू पुट दिस, ये पाकिस्तान, मैं आपको एक इनसाइट, एक मिनट, मैं मंसूर साहब आपको एक इनसाइट दे दूं। जो आपको स्टोरी पता चल रही है ऐसे नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक सीएम ऑफिस से बाकायदा सेक्रेटरी असेंबली को कॉल की गई थी और कहा गया था कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है वो हाउस में आने से रोका जाए। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के सियालकोट इलेक्शन के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो इस हवाले से अच्छी बनाकर बुज़दार साहब को नहीं दी गई थी कि सियालकोट के इलेक्शन में मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि शायद बरियार साहब जो है वो ना जीत सके। कुछ इस किस्म की उनके खिलाफ जो है एक प्लॉट तैयार हुआ और उसके बाद आज हुआ ये।
ये सदाकत साहब, ये जो कुछ भी अजमा साहबा कह रही हैं, एक तो इसमें भी जवाब दीजिएगा, दूसरी बात ये व्हाई डज दिस हैपन। अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर ही नीचे टिकर्स चल रहे हैं कि जी वो वजीर आजम से मिलना चाह रही थी, गवर्नर हाउस गई, वहां पे उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। उसके बाद चलते चलते जब वो हेलीकॉप्टर की तरफ वजीर आजम जा रहे थे तो चलते चलते सिर्फ उनसे उनकी मुलाकात हो सकी। हाउ इंसल्टिंग इज दिस? क्या फिरदौस आशिक अवान, मैं दोबारा वही कहूंगा, उनकी बातों से, उनके तर्ज सियासत से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन दिस इज इंसल्टिंग जो उनके साथ किया जा रहा है। पहले तो जिस तरह आजमा साहबा ने उनके बारे में कहा कि वो लाल जोड़े में थी और अच्छी लग रही थी, मेरा नहीं ख्याल था कि इस हद तक जाना चाहिए किसी के बारे में। और मुझे उसकी वजह पता है कि इनको नई नई चोट लगाई है उन्होंने सियालकोट में, और इनका मुंडा सियालकोटिया जो हमेशा जीता था उसको उन्होंने हरा दिया है। तो जाहिर है एक रिएक्शन है कि वो उनको एक गेट पर रोक लिया, भाई नहीं है वो MPA, वो नहीं है वो मिनिस्टर, अगर उनको रोक लिया तो इतना बड़ी कौन सी ये वावेला मच गया, किसी ने उनसे कोई बदतमीजी की हो या खुदा न खास्ता उनसे, उन्होंने कहा जी आपके बारे में इजाज़त नहीं है, और वो हुकूमत का इदारा नहीं है। स्पीकर जो है वो एक तो असेंबली ऑटोनमस है, हुकूमत से किताबें नहीं है, दूसरी बात है स्पीकर भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो उनका, और चलें स्पीकर ने कह दिया, मेरा नहीं ख्याल था कि इस पर इतनी बड़ी बात हो, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग ने उनको ताज़ी ताज़ी चोट लगी हुई है, और वो चोट भी खाली एक सियालकोट की नहीं है, वो इनको एक पूरा बयानिया इनका दफन हो गया। जो नवाज, जो इनका वो एक उम्मीदवार कहता था कि मैं अगर हार गया तो मैं मोदी से मदद लूंगा, और जो ये इनका सियालकोटी हारा है, मुंडा सियालकोटी, उसका भाई कहता था कि मैं अपने घर में इमरान खान की बजाय मोदी की तस्वीर लगाऊं, मुझे अच्छा लगेगा। और जो मियाँ साहब वहाँ पे अब्दुल्ला से मिलके एंटी पाकिस्तान बातें करते रहे, तो जाहिर है इनका ना सिर्फ बंदा हराया उन्होंने, बल्कि इनका पूरा बयानिया ही दफन कर गए। तो जो फिरदौस साहबा के बारे में इतनी ज़्यादा बातें ये कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनकी ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात करना ज़ाहिर है एक स्केड्यूल होता है और मुश्किल होती है मुलाकात करनी। मैं नहीं समझता कि इसमें इससे ज़्यादा बात की जाए कि ये बहुत सख्त उन्होंने इनको साड़ा है, सही मानों में जलाया है मुस्लिम लीग नून को अपनी बातों से भी और आखिर में सीट से भी। तो इनको जो तकलीफ है वो बड़ी बड़ी उसका वो वाजे हो रहा है। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि उनके जोड़े पे और उनकी लुक्स पे और उनको इतना हद तक अमेज बातें मेरा नहीं ख्याल था कि अजमा साहब आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं चौधरी साहब के पास वो सियासी साड़ निकालना चाहते थे, सियासी जलन अपनी पूरी करना चाहते थे, बिल्कुल, तो वो मेरा ख्याल है कि आया है चीज। अजमा साहब, मेरा ख्याल है सदाकत दवाजी साहब, थोड़ा सा अपना और अपने गिरेबान, पार्टी के गिरेबान में झांक के देख लिया करें। जो जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं, हम तो उसके अशरे अशीर भी नहीं है। और एक खातून का, उसकी लुक्स पे मैंने कोई बात नहीं की, मैंने कहा प्यारी लग रही थी, और इन्होंने गलत किया कि उनको अंदर जाने नहीं दिया। एक दूसरी बात, इनका प्रॉब्लम ये कि इनको पता ही किसी बात का नहीं होता ना। अब इस्तेहकाक जो ऑलरेडी रूल्स जो है हर असेंबली के, ये परमिट करते हैं कि कोई भी एक्स मेंबर, वो एक्स मिनिस्टर हो, वो एक्स MPA हो, एक्स MNA हो, उसको असेंबली में बगैर किसी इजाजत लिए उसको अंदर जाने का इख्तियार मौजूद होता है। ये नेशनल असेंबली के अंदर भी मौजूद है या प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी मौजूद है। उसके बावजूद उनको रोका जाना, डिलिबरेटली जो है वो उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की। तो खुश तो ये हो रहे हैं, हम तो उनके साथ जो है वो मैंने तो जैसे कहा कि मैं चाह रही हूं इस टॉपिक पे बात ही ना की जाए, जितनी बात की जाएगी वो शायद उनको उसके बारे में जो है वो अच्छा ना लगे। मैं तो इसीलिए अद्वियात की कीमत पर बात करना चाह रही हूं, मैं बिजली की कीमत पर बात करना चाह रही हूं, मैं बाकी चीजों पर बात कर रही हूं। और बयानिया जो है वो, आप हमारे बयानिए की फिक्र ना करें। जो बयानिए मैंने आपको बताया ना, ये जो आप आम आदमी के साथ बयानिए कर रहे हैं, इन बयानियों का जवाब चले आ जाते हैं, उसमें भी आ जाते हैं। आपने जो ये मैं जरा आता हूं जी, मैं जरा उस टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं सिर्फ जरा चौधरी मंजूर साहब भी जरा हमारे साथ मौजूद है, चूंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रही हुई हैं और वहां पे भी ये शोबा उनके पास था, वहां से भी उसके बाद उनको हटाया गया था। चौधरी साहब, ये फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ जो कुछ हुआ है, क्या ये ठीक था? ये इसी तरह ही होना चाहिए था? क्योंकि सदाकत साहब कह रहे हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है, वो अगर नहीं हो जा सकी तो नथिंग बिग, उसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वजीर आजम से उनकी मुलाकात जो है वो चलते चलते अगर हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए हुई है तो उनकी अपॉइंटमेंट्स का चक्कर है, और ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सिर्फ प्लेयर अपना चेंज किया क्योंकि टीम में इस वक्त शायद फास्ट बॉलर की जगह किसी स्पिनर की जरूरत है, इस वजह से सिर्फ टीम के अंदर चेंजेस की गई। चॉइस साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर। एक तो मेरा बिल्कुल स्काइप का प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से मुझे फोन पे आना पड़ा है। दूसरा, मैं मेरा ख्याल इससे ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता कि जो लोग इसके बाद भी बदतमीजियां कर रहे हैं उन्हें सिर्फ आज सबक हासिल करना चाहिए कि कल तक जो खातून इनके लिए बदतमीजियां कर रही थी दूसरे लोगों के साथ, आज उसकी हालत ये थी कि ना प्राइम मिनिस्टर मिलने के लिए तैयार है, ना उनको असेंबली में घुसने दिया गया है। ये एक सबक हासिल करने वाली बात है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।
लेकिन एक बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं कसूर में हूं इस वक्त। हालत यह है कि शहर के अंदर 12 से 14 घंटे बिजली जा रही अनशेड्यूल्ड, और देहातों में 18 घंटे की बिजली बंद हो रही, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पे पिछले 2 3 दिन से कोई बिजली नहीं। हमने कल तमाम शहर की तमाम तंजीमों ने, ताजर तंजीमों ने, वकलात बार के नुमाइंदों ने, किसानों के नुमाइंदों ने, कोल्ड स्टोरेज वालों ने, इस पे लेबर की तंजीमों ने, पावर लूम्स वालों ने, फैमिलीज वालों ने, सब नुमाइंदों ने यकजा होकर कसूर प्रेस क्लब में कल किया है। उस पे उन्होंने सिर्फ आज एक एससी को ट्रांसफर कर दिया। हमें किसी अफसर की ट्रांसफर से कोई गरज नहीं है। अगर सदाकत अब्बासी साहब भी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं इन्हें कहूंगा कि ये कंफर्म करें कि क्या कसूर के अंदर यही सूरत हाल है, अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग हो रही है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त बाजारों में कोई काम नहीं हो रहा, पावर लूम बंद है, तहजीब बंद पड़ी है, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर आलू गल रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इस पे हमने एक हफ्ता दिया है। मैं सिर्फ इतना कह दूं, आज ये हमने पूरा हफ्ता इनको दिया है कि एक हफ्ते के अंदर, ताकि ये कहे ना कि हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं या कोई इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं एक हफ्ता पूरा दिया है। अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना हमने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हम कसूर के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और उसके बाद हम एहतजाजी जो लोग हैं उनको लेकर उसके अगले मरने में लेस्को चीफ के बाहर लाहौर आकर बैठेंगे। और जब तक ये जो बातें सदाकत साहब, जो बातें अज़मा साहिबा ने कही हैं और चौधरी मंजूर साहब ने जो कुछ कही है, मेरा दोबारा, आई एम सॉरी आई हैव टू कम बैक टू द पॉइंट अगेन, लेकिन नॉट स्पेसिफिकली फिरदौस आशिक अवान। माय पॉइंट इज कि आप इससे जितने मर्जी अपने तर्जुमान चेंज कर लें, आप 2 ले आए, 3 ले आए, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की होगी कि लोगों को अद्वियात महंगी मिल रही हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, मुझे खुद बिजली के बिलों के हवाले से पिछले 2 दिन में जिस किस्म के मैसेजेस आए हैं लोगों के, पिछले साल से कंपैरिजन में इस साल जो बिजली के बिल आए हैं और जिस साल लोड शेडिंग हो रही है, सर आप चाहे 6 तर्जुमान और ले आए, लोग एहतजाज करेंगे, लोग बुरा मनाएंगे आपकी परफॉर्मेंस पर। मंसूर, हमें अवाम ने भेजा है और अवाम से हमारा डायरेक्ट रब्ता भी है और थ्रू मीडिया भी रब्ता है और फीडबैक भी हमें डायरेक्ट भी मिलती है और थ्रू मीडिया भी मिलती है। मैं कल भी अपने हल्के में था, जो कह रही है ना कि लोग पत्थर मारते हैं, मैं आपको तस्वीरें ट्विटर पे शेयर कर दूंगा कि लोग कितनी हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं हमारे कामों की, और 30 साल के जो सताए हुए लोग हैं वो तारीफ़ें करते हैं। और दूसरा मंसूर, ये आप और मेरी बहस है, इसमें आपसे मेरा मुराद अपोजिशन की और मेरी बहस है, इसमें ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें जिस तरह ये बातें कर रहे हैं, वावेला मचा रहे हैं, ऐसे होता तो हमें जीबी में लोग वोट ना देते और हम बिल्कुल ज़ीरो से हमें नंबर 1 पे ले आते। हमें कश्मीर में लोग, हम 4थे नंबर की पार्टी थे, पहले नंबर पे आ जाते, ना आते और एक वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत ना मिलती। हमें पंजाब में इस वक्त जितने ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जितने कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा वोटर हमारा बयानिया समझता है। रही बात जो चौधरी साहब ने कहा कसूर में, बिल्कुल मैं इनको इसके प्रोग्राम के बाद बिल्कुल रिपोर्ट लेके दूंगा। मैं अभी भी यहीं पे कहना चाहता हूँ पावर मिनिस्ट्री से कि वो मुझे इसकी फीडबैक दें ताकि मैं ब्रेक में आपको रिप्लाई कर सकूं। जहां तक बात है कि अद्वियात और बिजली महंगी हो रही है, तो मंसूर आप उस वक्त टीवी पे थे, आप एंकर थे जब ये लुट मार हो रही थी, जब ये महंगे मुआहदे हो रहे थे, जब 15-15 साल के लिए हमारे हाथ बांधे जा रहे थे, तो उस वक्त आप भी खामोश थे, शायद नहीं बोल रहे थे। उस वक्त जब ये सारे मुआहदे हुए, इतने महंगे मुआहदे कि जो 450 अरब रुपया हम दे रहे थे 2018 में कैपेसिटी पे, वो आज 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और मियां नवाज शरीफ ये मुआहदे करके, कमीशन खा के लंदन में बैठे हैं, आज उनको बुलाते हैं आ जाएं, नहीं आते। वो कहते हैं इनको बाहर निकालेंगे, ये कहते हैं हम निकले नहीं देते। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वापस आए, कौम को हिसाब दें क्यों बिजली आपने महंगी मुआहदे किए, क्यों कौम को उतने मुआहदों में फंसाया कि आज हुकूमत, अब पाकिस्तान का बच्चा तकलीफ में है। तो हम तो सिर्फ ये किया है कि उसको मैनेज किया, उसको बेहतर करने की कोशिश की, कोई कोशिश की कि 400 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन लेकर आए, 38,000 मेगावाट के ये मंसूबे लगा के चले गए, जबकि ट्रांसमिशन 20,000 की थी। मंसूर 18,000 मेगावाट का ये कौम वो जुर्माना भर रही है, और वो जुर्माना किससे लेंगे? बिजली वालों से लेंगे ना। वो जो सब्सिडी कम हो रही है, वो दुआएं दें नवाज शरीफ साहब को, जो आपको और मुझे बेच के चले गए और खुद आज अदालतों को मतलूब हैं, आ नहीं रहे। तो ये दिल जलता है हमारा जब हमारे लोग कहते हैं कि बिजली महंगी हो रही है, लेकिन कैसे उनको बताएं कि आज की हुकूमत
एक भी जो बैनुल अक़वामी माहदा है उससे निकल नहीं सकती। हम निकलेंगे तो पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान का ट्रेड खराब हो जाएगा, पाकिस्तान पे लेबल लग जाएगा। तो आज आप वो याद करें जब हम चीखते थे कि ये करप्शन है तो आप कहते थे करप्शन कोई मसला नहीं है। क्या हो गया? नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ? लगाता भी तो है। आज जो खाता है ना उसका खाता खुला हुआ है और कौम का बच्चा बच्चा बिजली की बदवाएं दे रहा है और वो बदवाएं उन लोगों के साथ हैं। एक ब्रेक सर मैंने लेनी है, एक ब्रेक मैंने लेनी है, लेकिन साल में एक भी डैम नहीं बनाया, एक भी डैम से बिजली का मंसूबा नहीं दिया। ठीक है सर। सदाकत साहब जो बात कह रहे हैं उनका मकसद ये है कि आज अगर बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं तो इसका कसूरवार नवाज शरीफ हैं और उनका कहना है कि उनके ये मुआहदे हैं जिसकी वजह से आज कौम जो है ये सब कुछ भुगत रही। दूसरी बात एक और कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अज़मा बुखारी साहबा भी मौजूद थी और अताउल्लाह तारड़ साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को अगर गिरफ्तार किया गया तो हम FIA के दफ्तरों का घेराव करेंगे और वहाँ पर धरना देंगे। तो क्या ये इस किस्म की सियासत होगी कि अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर सियासी जमातें इस किस्म का रूट इख्तियार करेंगी? इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अताउल्लाह तारड़ साहब और अज़मा बुखारी साहिबा ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बारे में जो बातें हो रही हैं उस सिलसिले में उन्होंने क्या बयान दिया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जरा सुनिएगा। FIA को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा काउंटर करेंगे और इस दफ़ा हम सड़कों पे आएंगे। ये मामला इस तरह नहीं होगा। हम FIA के बाहर भी धरना देंगे और इनको बताएंगे कि ये वन साइडेड एहतसाब जो है ये नहीं चलेगा। ये जनाब आपने मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अज़मा बुखारी साहब, क्या ये कानून को हाथ में लेने के मुतरादिफ नहीं होगा? क्या आप लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए मंसूर, मुझे पिछली कुछ बातों को रिस्पॉन्ड भी करना है, लेकिन पहले मैं जल्दी से इस बात को आपके पहले सवाल को रिस्पॉन्ड कर दूं कि ये रह ना जाए। देखिए, इस बात को एक्सप्लेन बाद में एक दफ़ा फिर जब उनसे सवाल हुआ जो आपने कहा कि जो है कि ये कानून को हाथ में लेने की बात है, कमाल है। जो सियासी मुखालफीन के खिलाफ इदारों को और कवानीन को इस्तेमाल करे, आपके ख्याल में वो जायज़ है? शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा अरेस्ट किया गया ना, उसके बाद उनकी बेल्स के ऑर्डर्स पढ़िए कि उसके अंदर क्या लिखा गया उनके बारे में। हमारे तमाम लीडरान जो हैं उनकी जरा बेल के ऑर्डर्स पढ़ें कि उसके अंदर जो है वो क्या ऑब्जर्वेशन दी है कोर्ट ने केस के बारे में, और कहा है कि नैब जो है और ये इदारे किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये दोबारा से अब नैब के बाद FIA जो है, ये कानून को हाथ में लेना नहीं होगा मंसूर साहब कि जहांगीर तरीन और उसके बेटे के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आप FIR खुद कटवाएं और उसके बाद आप जाके कोर्ट में कह दें हमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं, जो खुद चीनी माफिया का सरबराह है। मैं नहीं कह रही, इनकी कमीशन की रिपोर्ट भी कह रही है और ये खुद भी कहते रहे, और उसको जो है वो नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ को हर सूरत हाल में गिरफ्तार हो जाना चाहिए। और जिस केस की बात हो रही थी वो भावलपुर के अंदर जो है वो लाल सुहानरा पार्क की एक्सटेंशन की बात थी, और उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, उसके अंदर लॉ सेक्रेटरी, उसके अंदर महकमा खजाना का ये भी बता दूं, आसिफ सईद खोसा साहब के भाई है नासिर खोसा साहब, वो चीफ सेक्रेटरी थे। अबुल हसन नजमी साहब एक बहुत रिनाउंड सेक्रेटरी लॉ थे, और जो इनके दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक के जो है वो गवर्नर भी रहे। तारिक साहब जो है वो उस वक्त सेक्रेटरी खजाना थे। इन सबकी जो है वो रिटर्न जो है वो कागजात के ऊपर जो है मंजूरी दी गई, सीएम ने मंजूरी दी, उसके ऊपर ये अरेस्ट करना चाहते हैं। तो इसको अगर कानून को अपने सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करना जायज है तो फिर हमारा एहतजाज करना भी जायज है। हम पूछेंगे ना कि जो आटा चीनी चोर ये फिर रहे हैं, जो ये अभी भाई बड़ा सदाकत नवाजी साहब बातें कर रहे हैं, महंगी बिजली फलाना, इन्होंने एक IPPs के ऊपर कमीशन बनाया था, अगर आपको याद हो। उस IPPs की कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है? मुझे ये जवाब दे कि ये वो कमीशन की रिपोर्ट कहाँ गई? इन्होंने कर्जे जो है, हमने जो पिछले दौर में कर्जे लिए उस पर भी कमीशन बनाया था, उन कर्जों की रिपोर्ट जो है वो कहाँ है? अज़मा साहबा, एक सवाल है, अज़मा साहबा, एक मेरा सवाल है कि अगर आपके मुताबिक अगर ये सियासी पॉइंट अगर टारगेटिंग हो भी रही है, शहबाज शरीफ साहब की हो भी रही है, तो इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ तो है ना, अदालतें तो मौजूद है ना। अगर जिस तरह आपने खुद कहा कि जी हमें वहाँ से बेल के जो ऑर्डर्स आते हैं उनके अंदर लिखा होता है कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, लेकिन वो प्रोसेस तो चलेगा ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी आपके लीडर के खिलाफ अगर कोई सियासी तौर पर अगर कोई कानूनी तौर पर कोई मुकदमा आए तो आप उस पर कह देंगे जी नहीं, ये तो दरअसल में सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा है। एहतसाब का अमल होने तो देना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई मुकदमा भी स्टार्ट हो तो आप जाके वहां पे उस दफ्तर का घेराव कर दें और कहें जी ये प्रोसेस हम आगे चलने ही नहीं देंगे। 30 साल से एहतसाब का अमल ही तो चल रहा है, और चल क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, और किस किस को इन्होंने जेल के अंदर बंद नहीं किया। इनके अपने खांचे देखें, दूसरों को महंगी बिजली और फलाना बताने, LNG के ऊपर जो इन्होंने किया है। इस वक्त बिजली की कीमत सब्सिडी विड्रॉ करने पे बढ़ा रही है।
क्योंकि वो ये सिर्फ चीनी चोरों को, माफियाज को सब्सिडी दे सकते हैं, आम आदमी को बिजली के ऊपर सब्सिडी ये नहीं देना चाहते, नहीं दे सकते। और IMF की जो है वो यही शर्त थी, जब हमने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं इन्होंने, जब से बजट आया है उसके बाद से कितने जो मिनी बजट जो है वो आ चुके हैं और कितने इन्होंने बम फोड़े हैं आम आदमी के ऊपर। हमारा ये एहतजाज करना, हमारा कौम को, मीडिया को, दुनिया को बताना, और ये हमें तो अब जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इमरान खान का नाम जो है उन डिक्टेटर्स हुक्मरानों में भी आ रहा है जो सहाफियों की आजादी छीनते हैं, उन पे कटघरे लगाते हैं। उनका नाम जो है वो उन लोगों के अंदर भी आ रहा है जिनके दौरे हुकूमत में जो है वो इंसानी हकूक नापैद हैं। उनका नाम उन रिपोर्ट्स के अंदर भी आ रहा है कि जहां पर वो अपने सियासी मुखालफिन को कुचलना चाहते हैं। तो हमें अपना एहतजाज का हक भी हमें कानून नहीं दिया है मंसूर साहब, और ये हमारा एहतजाज का हक हमसे तो कोई नहीं छीन सकता ना। हमें एहतजाज करने का हक तो दे दें, हमें कोई मार रहा है तो चीखें तो मारने दें, ये तो ना करें कि जो है वो इनके माफिया जो इन्होंने गोद में बैठाए हुए हैं वो अपना अपना हिस्सा वसूल करते हैं। उसके बाद नदीम बाबर कहां है मुझे बताइए, नदीम बाबर जो है वो क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक? उसको किसने लिया? रिंग रोड के ऊपर किसी ने पूछा बुज़दार साहब से, किसी ने इमरान खान से, किसी ने जुल्फी बुखारी कहां है बताइए मुझे? गुलाम सरवर को पूछा किसी ने? शेख रशीद को पूछा? एक प्रोजेक्ट लगने से पहले खा गए ये पैसे, अरबों रुपया खा गए। आप कहते हैं कि हम इनके बारे में असलियत भी ना बताएं लोगों को। नहीं, आप बिल्कुल बताइए, ये राइट है आपका, जमहूरी तौर पर आपका हक है। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने आज इस सिलसिले में, इस एहतजाज, मुमकिना मुबैना एहतजाज के बारे में एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, साबिक वजीर आजम का जिक्र किया है। सुनिए क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद मैं चौधरी साहब से सवाल करूंगा। सुनिए क्या कहते हैं शेख रशीद साहब। एक साहब ने बयान दिया अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया तो क़यामत आ जाएगी। इस मुल्क में भुट्टो फांसी लग गया तो कोई चिड़िया नहीं फड़की थी। उससे बड़े लीडर तो नहीं है आपके यहाँ, आप क़यामत बर्पा कर देंगे। चौधरी साहब, ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इट इज रिलेटेड टू शहबाज शरीफ, लेकिन क्या ये एक हार्श रियलिटी नहीं है जो शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं? मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब को बिल्कुल नाइलम है, वो चूंकि तारीख के दूसरे पलड़े में थे और उसकी वजह से उन्हें वो नजर नहीं आता। तारीख ये है कि इंसानी तारीख में इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं देखी गई जो ज़िया-उल-हक के खिलाफ हुई थी। भुट्टो साहब से के लिए 12 लोगों ने अपने आप को जिंदा जलाया था, सैकड़ों लोग फांसी चढ़े थे, हजारों लोगों ने कोड़े खाए थे, लाखों लोग जेल गए थे। मैं यहाँ पे 14 अगस्त के जुलूस में 86 के अंदर मौजूद था। सामने स्टेट गोलियां चल रही थी जहाँ पे ये लाहौर के अंदर, और लोग नारे मारते हुए उन स्टेट गोलियों के सामने आते थे। सिर्फ उस दिन 14 अगस्त को 12 लोग मारे गए थे। अब क्या बात कर रहे हैं? वो तो एक वो उस वक्त में बदल बच्चा थे, वो ज़िया-उल-हक का बदल बच्चा थे, तो उन्होंने ऐसी बातें करी। रही बात ये कि बिल्कुल ये हक है कि हर किसी का, कि वो अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो वो पुरअमन अगर एहतजाज है तो उसका राइट है, वो क्यों नहीं करेंगे। मसला ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये आटे पे 500 अरब की ज्यादा करप्शन हुई है, चीनी पे 500 अरब का, इनका तो कोई स्कैंडल 500 अरब से कम ही नहीं है। आप ये देख लें, दवाइयों पे देख लें आप। अभी मुझे स्टील मिल से कल उन्होंने फोन करके कहा जी कि 640 अरब से ऊपर के स्टील मिल के अंदर हो चुकी है। 160 अरब की तो ये जब से बंद है इनके, ये चलाने आए थे ना, 2500 अरब रुपया उधर। आप जरा देखिए उधर क्या हो रहा है, ये सर्कुलर डेट पे। आप जरा हॉट मनी का स्कैंडल देखिए। आप कोई एक चीज है, अभी रेलवे के अंदर जो ट्रेनें दी गई है, मैं अभी मेरे पास है, आप रेलवे पे एक प्रोग्राम रखें, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जो पिछले साल कोरोना के बावजूद भी ट्रेनों ने जो पैसे कमाए उस पे कम पे ठेके पे दे दी गई। चाहिए तो ये था कि अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदारों को दे रहे हैं, और उनको भी दे दी गई जो डिफॉल्टर है रेलवे के ऑलरेडी। ठीक है। दूसरा उस पे रेलवे के अंदर जो स्क्रैप पड़ा हुआ है वो बगैर टेंडरों के बेचा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक, रही बात एक बात में देखिए, ये जो रोज हमें कहानियां सुनाते हैं ना कि महंगाई नहीं है जी, फूड इन्फ्लेशन इस वक्त 100% से ज्यादा है। आटे की कीमत 35 रुपए थी, 70 रुपए हो गई। चीनी की 55 थी, 110 से ऊपर चली गई है। आप घी की देखिए 160 थी, वो 300-350 से ज्यादा हो गई है। आटा, घी, चीनी, बिजली की डबल कीमत हो गई है। पेट्रोल की कीमत देख लें,
ये आम आदमी की चीजें हैं। आम आदमी को बाकी चीजों से कंसर्न नहीं होता। आम मजदूर आदमी जो है, जिसे रोज आटा खरीदना है, खाने का घी खरीदना है, चीनी खरीदनी है, वो मारा जा चुका है। मैं जरा सर ये सदाकत साहब के सामने यही, सदाकत साहब ये शेख रशीद साहब ने जो बात कही है इससे ये लग इस तरह रहा है, मैं जो और ये इस पे चौधरी साहब ने भी अपना मौकफ दिया कि आप लोगों को लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, हमें अवाम की तरफ से किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ये क्या शहबाज शरीफ, क्या आसिफ अली जरदारी, क्या अपोजिशन के रहनुमा, ये बेशक इनको अंदर भी करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी जो कुछ हुआ था उसके बाद भी क्या हो गया था, लेकिन सर वो जो कुछ भी हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद कितने साल तक ये चीज़ चलती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रेजिस्टेंस रही। तारीख के इस चीज़ को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि रेजिस्टेंस आई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बार बार ये कहा जाता रहा कि जी ख़त्म हो गई, अब कभी नहीं सर उठा सकेगी, लेकिन उसके बाद दोबारा वो हुकूमत में आई, 3 दफ़ा उसके बाद दोबारा हुकूमत में आ चुकी है। मंसूर, एक हम सियासी गलती कर रहे हैं, तारीख का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और तारीख का हवाला बिल्कुल गलत दे रहे हैं जी। तारीख में हमेशा कौम निकलती है, एहतजाज होते हैं, और लेकिन एहतजाज किस लिए होते हैं? जब कोई करप्शन कर रहा हो तो उसलिए होते हैं। ये तो करप्शन करके बचना चाहते हैं। मैं इनसे कहता हूँ, अज़मा बुखारी साहिबा से और अताउल्लाह तारड़ से, कि जब आप निकले ना शहबाज शरीफ के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब का वो मुंशी, उनका वो ड्राइवर, उनका वो खाकरोब, उनका वो अकाउंटेंट, उनका वो मैनेजर जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के हैं, और मैं आपके सामने दावा कर रहा हूं कि 26,000 मिलियन पाकिस्तानी रुपया उनके अकाउंट में आया है। वो उनको साथ लेकर आए और साथ साथ लिख लें कि मेरे अकाउंट में 150 मिलियन आया है। मुंशी का ये 26,000 मिलियन रुपयों का साहब निकालें, ये कुछ अरबों में बनता है। मैं अगर गलत हूं मुझे कोर्ट ले जाएं। अच्छा मंसूर, मुझे कोर्ट ले जाएं अगर मैं गलत कह रहा हूं। मुस्लिम लीग उनको चैलेंज कर रहा हूं। 26,000 मिलियन रुपया खाकरोब, ड्राइवर, मुंशी, चपड़ासी, इनके नाम आया है। ये सारे मुलाजमीन हैं शहबाज शरीफ साहब के, शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के। मुझे बता दें मंसूर, आपके और मेरे ड्राइवर के पास अगर कोई 2-4 करोड़ पर निकल आए तो क्या समझेंगे कि मैं तो कहूंगा मंसूर साहब जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या टैक्स एवेजन कर रहे हैं। तो ये उन्हें क्या साथ लेकर आए ताकि कौम देखे कि शहबाज शरीफ साहब के साथ निकलने वाले करप्शन के लिए निकल रहे हैं। मेरे भाई सुन लो, कोई नहीं निकलेगा जब आप करप्शन के साथ और करप्ट लोगों को बचाने के लिए निकलेंगे। हाँ, अगर आप पीटीआई के किसी करप्ट बंदे के लिए कोई आपके पास सबूत है उसके लिए निकलें तो लोग शायद निकलेंगे। लोग समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी मौजूदा तारीख का ईमानदार तरीन आदमी है, और बाकी जो है, अब मैं नाम लेके इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, वो करप्ट तरीन डिक्लेयर्ड हैं अदालतों से, इदारों से, पीटीआई की गवर्नमेंट के इदारों से, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के इदारों से, कावली की गवर्नमेंट के इदारों से, मल्टीपल इदारों से करप्ट, डिसऑनेस्ट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। चाहे वो सादिक और अमीन हो, चाहे वो जिस फ्लैट में मियां साहब आज तशरीफ फरमाए एवन फील्ड में, उनका सबूत देना हो। कोई नहीं निकलेगा जी। सदाकत अली वासी साहब का नाज़रीन ये कहना है कि कोई नहीं निकलेगा चाहे जो मर्जी। 26,000 मिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई नहीं निकलेगा और उनके साथ कोई नहीं निकलेगा। लेकिन मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपको मुस्लिम लीग नून के ही 2 रहनुमाओं की आपस में जो कुछ इस वक्त चपकले चल रही है जरा मैं वो आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद आप भी सोचिएगा कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के साथ कोई निकलेगा। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जाता है कि जनाब हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, FIA के दफ्तर का घेराव करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर इस वक्त क्या चल रहा है जरा ये देखिएगा। अज़मा बुखारी साहबा, ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये जो घेराव होना है ये शाहिद खान अब्बासी साहब और राना तनवीर साहब दोनों वहां मौजूद होंगे या किसी एक ग्रुप की जानिब से घेराव होगा? देखिए, पहले तो ये अनफेयर है, पिछली भी बातें रह जाती है सदाकत वासी साहब की। मुझे रिस्पॉन्ड करते हुए आप अगला सवाल कर लेते हैं। ऐसी जो भी हमारी पार्टी के अंदर 2 लीडर्स की, ये दोनों सीनियर्स हैं हमारे, इनकी कोई बात होगी वो हम पार्टी के अंदर करेंगे। मुझे यहाँ बैठकर जो है वो किसी उन्होंने पब्लिकली की है कोई और एक नया जो है जी उन्होंने जी मैं दुरुस्त आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी पब्लिकली। हमें कोई बात करनी है पार्टी के अंदर करेंगे। आप आ जाते हैं 2-3 बातें जो सदाकत वासी साहब ने पहले। मैं अज़मा साहब, मैं इसका प्लीज पहले आप जवाब दे दीजिए, पहले इसका जवाब दे दीजिए। व्हाई इज नून लीग डिनाइंग, नून लीग ये तासुर क्यों दे रही है कि जी पार्टी में सब ठीक है और हमारे यहाँ तो आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं? आपकी पार्टी में बड़ी शदीद दरारें आई हुई हैं इस वक्त, और इस हद तक आ गई हैं कि मीडिया के ऊपर आके भी आपके लीडर्स जो हैं एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं।
देखिए, अभी आप मुझे से यही सवाल कर रहे हैं कि मीडिया पे आके बयान दे रहे हैं, फिर आप मुझसे मीडिया पे एक सवाल पूछ रहे हैं मेरी पार्टी के बारे में। तो मुझे हमें अपनी पार्टी की जो बात करनी होगी वो हम पार्टी के अंदर करेंगे। और ये नहीं अज़मा साहिबा, अगर देखिए, अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में बात हो सकती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में बात हो सकती है, तो फिर आपकी पार्टी के बारे में भी अगर इख्तिलाफात हैं तो बात तो होगी। वो उनका नहीं, आप बिल्कुल एक गलत कंपैरिजन कर रहे हैं मंसूर साहब। वो एक ग्रुप बनाया गया पार्टी के अंदर अलहदा से, जिसने बाकायदा खड़े होकर गवर्नमेंट को चैलेंज किया। वो गवर्नमेंट में है, हम गवर्नमेंट में नहीं है, हम अपोजिशन की पार्टी हैं और हम अपनी पार्टी की बातें पार्टी के अंदर करते हैं और यही वही होनी चाहिए। अब मुझे जरूर प्लीज अलाउ कर दीजिए, मैंने जो जवाब देना था दे दिया। अब ये जो सदाकत अब्बासी साहब को ये गुमान है ना, ये जो इनका दुरुस्त नहीं हो रहा कि इनको अवाम ने भेजा है, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी इन्होंने अवाम की मदद से जीता है, कश्मीर का भी जीता है, ये गुमान रहते हैं। जो लोग कंधों पर चढ़ के आते हैं उनको ये गुमान रहते हैं। और वो जब तक इनको अगले इलेक्शन में क्यू लीग वाला हाल नहीं होगा तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। बार बार साकिब निसार साहब नहीं आएंगे इनको सादक और अमीन डिक्लेयर करने के लिए फेक एनओसी के बनी गाला के ऊपर। और ये दूसरों को बातें करने से पहले, ये जो अभी बेल हुई थी शहबाज साहब की, उसके अंदर खुद एडमिटेडली नैब ने कहा कि शहबाज साहब के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। ये यहां बैठकर स्वीपिंग स्टेटमेंट देते रहे, जाए ना साबित करें कोर्ट के अंदर। वहां जाके साबित क्यों नहीं करते? हम अपने मुलाजिम ले आते हैं। आप जरा बराए मेहरबानी ये करें कि जो आपने स्टे लिया हुआ ना फॉरेन फंडिंग अकाउंट के ऊपर, आप जरा उसको विड्रॉ कर लें ताकि दुनिया देखे और दुनिया को पता चले कि आपने अपने मुलाजमों, इमरान खान ने अपने मुलाजमों के नाम पर ज़कात और खैरात इकट्ठी की और उसको बाद में सियासत के लिए पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और वो डिक्लेयर नहीं किए इलेक्शन कमीशन के अंदर। दूसरों को चोर कहने से पहले अपने गिरबान में झांका करें। आप तो आटा चीनी चोर हैं, आप तो खराब चोर हैं, आपका जवाब आ गया। आप तो इस मुल्क की बिजली चोर हैं, आप गैस चोर हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा चौधरी मंजूर साहब, ये एक और जहां पे पार्टी की एक जुमला अगर मुझे बोलना, सिर्फ एक बोलिए सदाकत साहब, बोलिए। मैं दोबारा चैलेंज कर रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब पे एक केस में 26,000 मिलियन रुपए उनके जाती मुलाजमों के अकाउंट में आए और तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं। मुझे कोर्ट पे ले जाए, मैं साबित करता हूं। मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मुझे कोर्ट में। मैं सदाकत साहब, यही मैं सदाकत साहब एक केस, सिर्फ एक केस। अच्छा सदाकत साहब, मैं आपको और अज़मा बुखारी साहबा दोनों को सुन ले। अच्छा सुन लीजिए, मेरा नहीं ख्याल इतना कोई मुश्किल काम होगा, बड़ा आसान है। 26,000 मिलियन सदाकत साहब, रुपी, सदाकत साहब, 26,000 मिलियन। सदाकत साहब, मैं आप दोनों को ज़कात खाई है उसके तो मिलियन भी नहीं पता चल रहा है कितनी ज़कात खा ली आपने। मैं आपको और अज़मा बुखारी साहबा आपको, मैं आप दोनों को सुन तो लेना, सुन ले, आप दोनों को मैं दावत देता हूं मेरी तरफ से, आप सीरीज ऑफ प्रोग्राम कर लें। हम 3 प्रोग्राम सिर्फ आप दोनों को बिठा के करने के लिए तैयार हैं। आप दोनों अपने अपने जो इल्जामात लगा रहे हैं यहीं पे स्टूडियो के अंदर आके मेरे सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रख दें, हम वही डॉक्यूमेंट उसी तरह आवाम को दिखाने के लिए तैयार हैं। आप स्टे विकेट करा दें, आप स्टे विकेट करा दें, मैं फॉरेन फंडिंग का केस लेके आती हूं। आप विकेट करा दें, आप स्टेटमेंट दे दें, आप स्टेटमेंट दे देना स्टे विकेट कराने का। वो मैंने तो नहीं करना। सदाकत साहब, आपको मंजूर है ना? वो ये विकेट कराने का मुझे चैलेंज कर रहे हैं ना। सदाकत साहब मंजूर है विकेट कराने का? कोई किसी बंदे की जाती करप्शन नहीं है। एक इलेक्शन कमीशन में केस है, वो मेरी पार्टी लड़ रही है, मैं तो लड़ नहीं रहा। एक बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहिबा और चौधरी मंजूर साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।